नमस्कार। हमें संपूर्ण राज्य व्यवस्था का अध्ययन बेयर एक्ट तथा एम लक्ष्मीकांत जो यूपीएससी की प्रसिद्ध पुस्तक है, इससे हमें पूरे के पूरे अध्ययन करने हैं। इसी की पहली कड़ी के रूप में प्रस्तावना आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है, इसे जानने का कोशिश करते हैं। फिर इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, इसे हम पढ़ेंगे, इसे जानने का प्रयास करेंगे। फिर प्रस्तावना के तत्व, जैसा कि लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है कि पहले विषय वस्तु दिया हुआ है, फिर प्रस्तावना के तत्व दिए हुए हैं, फिर कुछ प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं, उसी का ये कंसोलिडेटेड नोट्स है। इसी के सहायता से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले प्रस्तावना की विषय वस्तु को देखते हैं और इसके शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना की हम मुख्य शब्दों की बात करें तो इसमें एक पहला शब्द है भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय की बातें हैं, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा की बातें हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बातें हैं, बंधुता बढ़ाने की बात की गई है। और जिस दिन से ये संविधान लागू हुआ है, जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि हमने खुद पे इसे आरोपित किया है, अधिनियमित किया है, अर्थात खुद को शासित किया है। तो यह डेट 26 नवंबर 1949 यह डेट मेंशन किया गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे कैसे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नहीं पूछेगा कि आप प्रस्तावना को जानते हैं या नहीं जानते। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के बोल आप बोल के सुनाइए या लिख के दिखाइए। इससे पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना की संकल्पना हमने कहाँ से ली, इसकी गठन शैली क्या है, इसमें आप संपूर्ण प्रभुत्व से क्या समझते हैं, समाजवादी से क्या समझते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना की संकल्पना हमने ली कहाँ से है। तो प्रस्तावना की संकल्पना हमने यूएसए से लिया। यूएसए मीनिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी जो गठन शैली और भाषा की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। अब अगर हम बात करें जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि प्रस्तावना के मूल तत्व में जो बातें दिखती है, जैसे शासन का इसका प्रस्तावना हमें शासन का स्वरूप या फिर शासन की प्रकृति को बताता है। जैसे भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो आखिर कैसे? तो यह चीज़ हमें प्रस्तावना ही बताती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रस्तावना का जो पहला लाइन है, ये हम भारत के लोग से ही शुरू होता है और पहला ही लाइन में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम भारत के लोग का अर्थ क्या है। तो भारत में रहने वाले जो निवासी हैं, इसे ही भारत के लोग कहा गया है। और भारत के लोग यहाँ पे इसीलिए मेंशन है क्योंकि संविधान का जो अधिकार का स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं। और यहाँ पे जो संविधान का उद्देश्य है ये भी सुनिश्चित करता है। जैसे 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर आपका स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की बातें की गई है। ये सभी हमारे संविधान के उद्देश्य हैं और संविधान लागू होने की तिथि भी इसमें मेंशन की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने नोट्स बनाया है इसमें बखूबी हमने लिख के रखा है। और यह नोट्स जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, हमने यहीं से ली है। तो आप इसे, जो हमारे पास लक्ष्मीकांत की पुस्तक है,
इसमें आप देख सकते हैं कि इसने विषय वस्तु की बात हमने कर ली है। फिर हमने प्रस्तावना के तथ्य की बात की, जैसे संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ये बिल्कुल बातें सत्य है। इसी का जो जिस्ट हमने यहाँ पे रखा है आपके सामने कि प्रस्तावना के मूल तत्व क्या है, तो ये भारत के शासन का स्वरूप और प्रकृति को संदर्भित करता है। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान सभा की बैठकों में जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, वही उसी का एक जीवंत दस्तावेज आप कह सकते हो। वो एक जीवंत दस्तावेज के रूप में आपके सामने हालांकि संविधान में प्रस्तुत है। तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। बहुत ही काफ़ी ट्रेंड रहा है कि दूसरी बैठक में क्या हुआ था, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पे देखें तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसमें से पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से चुने गए थे। दूसरी बैठक ठीक इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और ये अस्थायी थे। तीसरी बैठक जो हुई थी इसके ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और इसी में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। तो किनके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही तैयार भी किया गया था। और यह इस तिथि को स्वीकृत नहीं किया गया था, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे। यह स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को हुआ था। इस तिथि को क्यों स्वीकृत नहीं हुआ था? इसके कारण यह है कि उस टाइम पे जो संविधान सभा में जो लोग थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो कुछ लोगों और चाहते थे कि देसी रियासतें भी यहाँ आकर के सम्मिलित हों और इसमें भाग लें। और उस समय ये चीज़ें नहीं थी, देसी रियासत के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। इसी के कारण तीसरी बैठक में यह जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, यह पारित नहीं हुआ। यह जाकर के 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। तो हमने ये देख लिया। अब आगे देखते हैं। ये चीज़ें आपको एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा बनाए गए थे और पेश किए गए थे, ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं उसमें। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसमें रखा है। अब हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है, और जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार की न्याय की बातें की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बातें की गई है, कितने प्रकार की समता है इसमें। ये विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स में और यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो जैसे न्याय की बातें करें तो प्रस्तावना न्याय की बात करती है। प्रस्तावना में मेंशन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। प्रस्तावना ये बात करती है कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, साथ ही साथ अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बातें की गई है। तो न्याय की हम बात करें तो ये 3 प्रकार के हैं, और स्वतंत्रता की बात करें तो काउंट आप कर सकते हैं, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और अगर हम समता की बात करते हैं तो इसमें क्या मेंशन है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यही लिखा हुआ भी है आपके प्रस्तावना में कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, 2 प्रकार की समता, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता को भी सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, तो ये मैंने उस टाइम भी बताया था कि भारत के लोग का मतलब भारत की जनता। प्रस्तावना ये बताती है कि यहाँ की संविधान ने जो सर्वोच्च शक्ति प्रदान करके रखी है वो भारत के लोगों में ही निहित है। अर्थात सर्वोच्च शक्ति जो है वो भारत के लोगों में निहित है। और प्रस्तावना में एक तिथि मेंशन है जो है 26 नवंबर 1949। तो इसी दिन क्या किए थे
संविधान को अंगीकृत किए थे, अधिनियमित किए थे और आत्मार्पित किए थे। तो इस देखिए, इस तिथि को क्या हुआ था, इस तिथि को 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। हालांकि अब हम और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, आमतौर पे हम लोग जानते हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। इसकी चर्चा जो हमने बताया था कि बेयर एक्ट भी इसमें सम्मिलित है, तो बेयर एक्ट के आर्टिकल 394 में मेंशन है। इस दिन यह देखिए, यह आर्टिकल 394 यह कहता है, यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, सॉरी 379, 380, 388, 391, 392 और 393, अगर इसे काउंट करेंगे तो यह टोटल 15 हो जाता है। और साथ ही साथ यह अनुच्छेद भी लिखा है, मतलब आर्टिकल 394 भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो कुल मिलाकर 16 आर्टिकल इस दिन लागू हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तुरंत प्रवृत्त होंगे और संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। अन्य जो महत्वपूर्ण शब्द हैं इसकी बातें कर लेते हैं, जैसे संप्रभुता शब्द। तो संप्रभुता जो हमने बताया था कि संप्रभुता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि भारत संप्रभु देश है, अर्थात भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का अर्थ ये होता है कि किसी देश के ऊपर किसी अन्य देशों का संप्रभुत्व होना, मीनिंग कि वह स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ों पर अपना निर्णय नहीं ले सकता है, इस पे किसी न किसी अन्य देशों का संप्रभुत्व रहेगा, शासन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें जोड़ा गया था। और समाजवादी की जो संकल्पना है वह हमारे डीपीएसपी अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आगे पढ़ेंगे, उसमें अंतर्निहित है। वहीं से समाजवादी शब्द को ला करके 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो समाजवादी का अर्थ ये है कि भारतीय समाजवाद। तो भारतीय समाजवाद की अगर हम बातें करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये, न कि साम्यवादी समाज है। अर्थात भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। अब यहाँ पे दो शब्द आता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय समाजवाद में मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है तथा गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। ये हमने भारतीय समाजवाद की बात कर रहे हैं कि मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है और गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। देखिए, साम्यवादी समाजवाद क्या होता है। साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के जो जितने भी साधन होते हैं इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है और जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन कर दिया जाता है। मतलब ये है कि जितने भी आपके पास साधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, इस पे सरकार का ही हस्तक्षेप होगा। और जो हमारे भारतीय समाजवाद की बातें की जा रही है, जिसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद की बातें की जा रही है, इसमें जो वितरण का साधन है या फिर उत्पादन का साधन है, इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, मतलब कुछ सरकार के भी हस्तक्षेप होंगे, कुछ प्राइवेट कंपनियों के भी हस्तक्षेप होंगे, दोनों साथ साथ ही मौजूद रहते हैं। इसी से हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकल्पना है यहीं से चल कर के आई है। और हम लोग ये सभी बिल्कुल भी जानते हैं कि 1991 में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आई थी और यहाँ से समाजवादी का प्रतिरूप थोड़ा सा लचीला हो गया। लचीला क्या कि थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग ज़्यादा मूव किए और ग्लोबलाइजेशन के कारण से समाजवाद की जो संकल्पना है वो थोड़ा सा प्रभावित होती है। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि समाजवादी प्रतिरूप थोड़ा लचीला हुआ है।
अगले मुख्य शब्दों में हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष की जो संकल्पना है, ये फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार हैं, इसकी आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में निहित है। ये हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे की क्लास में। भारत धर्मनिरपेक्ष का अगर हम अर्थ समझें तो भारत में क्या है, सभी धर्म समान है। आप नॉर्मल के केस में देख रहे होंगे कि भारत में सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म की विशेषता ज़्यादा नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म को, भारत की कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। यहाँ पे जो सरकारें हैं ये समान रूप से सबका समर्थन करते हैं, कोई भी धर्म का विशेषता नहीं है। आगे शब्द की ओर मूव करते हैं, जैसे लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का मीनिंग ये होता है कि लोगों का तंत्र है यह, अर्थात ये है कि लोगों का शासन, मतलब सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होगी। लोग कौन है, तो जनता है। अब्राहम लिंकन का एक बड़ा ही क्योट्स अच्छा था कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब जो लोकतंत्र है वो लोगों का है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ये अब्राहम लिंकन के क्योट्स हैं। देखिए, लोकतंत्र जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपनी शक्ति का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मतलब ये हो गया कि शासन जो होगा सीधे जनता के द्वारा होगा। अब ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में इसलिए नहीं आती कि आखिर सीधे जनता के द्वारा शासन कैसे किए जाएंगे। हमने बोला कि सीधे जनता ही शासन करेंगी। अब हमारे यहाँ तो 144 करोड़ जनता है। अब ये सीधा शासन कैसे कर सकती है? कोई भी नियम या फिर लॉ लेकर के आएंगे तो क्या 144 करोड़ जनता इसमें भागीदारी देगी? तो सीधे शासन का अभी अगर हम वर्तमान की बातें करें तो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। हालांकि स्विट्जरलैंड कुछ रूप से, मतलब आंशिक रूप से आप कह सकते हो कि वहाँ पे आंशिक रूप से सीधे जनता के द्वारा शासन किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कंप्लीट अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो वर्तमान काल में नहीं है। प्राचीन काल की बात करें तो यूनान का एक नगर राज था, वहाँ पे पाया जाता था, जिसे पोलिस कहते थे, और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के केंटन में है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे कि शासन सीधे जनता के द्वारा की जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं कि जनता थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में जनता थोड़े कम जरूर से रहे होंगे, तभी सीधे जनता के द्वारा शासन करना संभव हुआ होगा। अब हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बातें करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, आप यहाँ की अगर शासन व्यवस्था थोड़ा भी देखेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ का जो लोकतंत्र है यह अप्रत्यक्ष रूप से शासित है। मतलब यहाँ पे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या हो गया भाई? तो लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो ये सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं। हमने बोला सर्वोच्च शक्ति का उपयोग कौन करेंगे? तो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे, और यही सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करेंगे। तो इसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। जैसे प्रधानमंत्री है हमारे यहाँ, तो इसे जनता चुन करके भेजती है। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। ठीक है। अगली जो मुख्य बातें हैं वो है गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। तो गणराज्य क्या है? गणराज्य का मतलब, गण मतलब लोग और राज्य का मतलब राज्य। भारत जैसे राज्य है, तो इसका अर्थ यह है कि राज्य का जो प्रमुख, सर्वोच्च प्रमुख की बातें करें, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति हैं, तो यह निर्वाचित होगा और एक नियत समय के लिए होगा। यह गणराज्य का अर्थ हो जाता है। अगला वर्ड्स देखते हैं, न्याय। तो हमने पहले ही बताया कि प्रस्तावना हमारी जो प्रस्तावना है यह 3 तरह के न्याय की बात करती है। उसमें से एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक न्याय का अर्थ यह है, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। अर्थात किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है यहाँ,
जैसे एससी, एसटी, ओबीसी तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य प्रयास करते रहती हैं। इसी का एक प्रबल उदाहरण आप कह सकते हो कि आरक्षण भी है। आगे देखते हैं जैसे आर्थिक न्याय। तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ये सरकारी ऑफिस में हम जा सकते हैं, आपके पास कम पैसा है तो आप नहीं जा सकते हो। तो इसके आधार पे आप भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगली बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिला हुआ है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी भी पदों पर आप आसीन हो सकते हैं, प्रधानमंत्री का आप चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि संविधान इसके लिए कुछ न कुछ योग्यताएं निर्धारित अवश्य करती है। अगला कड़ी देखें हम तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। आपने सुना होगा कि फ्रांस की क्रांति भी हुई थी जो 1789 के टाइम पे हुई थी। तो यह जो वर्ड है, यह जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, यह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है और यह शब्द हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी निहित हैं। तो स्वतंत्रता, हालांकि बंधुत्व वर्ड फंडामेंटल राइट्स में निहित नहीं है, ये बंधुत्व वर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज में निहित है। अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज में आप कह सकते हो कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है उसमें निहित है। तो स्वतंत्रता क्या है? फंडामेंटल राइट में निहित है। स्वतंत्रता का मीनिंग क्या कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी आप पे। तो लोगों की गतिविधि पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, यह स्वतंत्रता का अर्थ है। समता, समता क्या है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। समता का मतलब ही होता है समान। अब अगला वर्ड है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना रखना, किसी से द्वेष नहीं करना। तो हमने अभी प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द थे, और ये जो एम लक्ष्मीकांत में भी लिखा गया है प्रस्तावना के मुख्य शब्द, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ अभी हमने प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना की विषय वस्तु भी पढ़ा। इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी हमने समझा। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर अपनी इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो हमने सबसे पहले चर्चा क्या की? प्रस्तावना की विषय वस्तु की चर्चा की, विषय वस्तु की चर्चा की कि प्रस्तावना के शब्द क्या हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये सब की बातें कर ली। इसके जो प्रमुख बिंदु थे इस पे चर्चा कर ली हम लोगों ने। प्रस्तावना के जो प्रमुख तत्व थे, क्या प्रमुख तत्व थे? तो अधिकार का स्रोत क्या है, अधिकार का स्रोत क्या है, ये भी हमने जाना कि भारत की जनता है। हमने ये जाना कि ये न्याय की बातें करता है। कितने प्रकार की न्याय हैं? तो 3 प्रकार की न्याय की बातें करता है। ये स्वतंत्रता की बातें करता है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए हैं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें करता है। समता की बातें करता है। तो समता कितने? 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। साथ ही साथ ये एकता, बंधुत्व, ये सब की बातें करता है। तो ये सब हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ क्या जाना कि कुछ शब्द जो है संविधान के संशोधन से आए हैं। तो संविधान के संशोधन से आने वाले शब्द में क्या देखा हमने 2 शब्द ऐसा देखा ना, एक था समाजवादी और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष। और भी एक शब्द है जो आने वाली कक्षाओं में हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम प्रमुख केसेस देखेंगे इसमें, और इसमें आखिर केसेस क्यों उत्पन्न हुए थे, तो ये सब को भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रमुख न्यायविद हैं या फिर संविधान विशेषज्ञ हैं, उसने प्रस्तावना के बारे में जैसे संविधान का परिचय पत्र किसी ने कहा, किसी ने संविधान की कुंजी कहा। तो ये सब चीज़ें भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। धन्यवाद।